Hello everyone, welcome to the solution of another mock test paper for TGT Physics Recruitment Examination of Arunachal Pradesh PSC 2026। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 100 MCQs जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाएगा। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से है। तो पहला क्वेश्चन है कि डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर आइडेंटिकल टू द डायमेंशन ऑफ, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन आपको निकालना कौन से फॉर्मूला से, आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। यहाँ इधर से आर का आर क्या आ जाएगा, पी वी बाई एन टी। ओके, तो आर का डायमेंशन आ जाएगा इन सब के डायमेंशन के निकाल के इक्वल जो आएगा। अब डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर मतलब फोर्स बाई एरिया। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर आपको पता है एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 होता है। वॉल्यूम का डायमेंशन टी टू द पावर एल टू द पावर क्या होगा, क्यूब होगा। ओके, नो एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, डायमेंशन ऑफ एन क्या होगा, मोल होगा। और डायमेंशन ऑफ टी अगर लिखे तो टी होगा कैपिटल के, केल्विन। क्लियर। तो अगर इन सबको बैठा दो, बैठा के अगर आप निकालो डायमेंशन ऑफ आर, देन व्हाट यू विल बी गेटिंग, आपको मिलेगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 के टू द पावर -1 मोल टू द पावर -1, ये आपको मिलेगा डायमेंशन ऑफ आर। लेकिन आपको डायरेक्ट डायमेंशन नहीं पूछा है, बोला इसका डायमेंशन किसके साथ इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो एक एक का फॉर्मूला वाइज आपको निकालना सीखना पड़ेगा। तो अब नॉर्मली अगर आपको बाकी मोलर हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत टफ लग रहा है, तो नीचे एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सबका फॉर्मूलाज याद करो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इज इक्वल टू होता है कैपिटल आर बाई एन ए। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर आपको आर का डायमेंशन नहीं भी निकालना आता है तो भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इस केस में आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एन क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। करेक्ट, इन क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। क्लियर। अब ये नंबर का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, राइट, नंबर का तो डायमेंशन होगा नहीं। सो सिंपली आप बोल सकते हो कि आपका जो वन डायमेंशन ऑफ के बी आएगा वो आर के साथ इक्वल आएगा। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर टिक कर सकते हो, कौन सा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपको ये मैंने सिखा दिया है जस्ट डायमेंशन ऑफ आर कैसे निकालना है। बट अगर आपको डायमेंशन ऑफ आर आता भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से कभी कभी ऑप्शन से भी आप निकाल सकते हो। तो एन ए क्या है, एन ए आपका एवोगाड्रोस नंबर, ये डायमेंशन लेस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a block of mass 5 kg is pushed up an inclined plane of inclination 30 degree with a force of 40 newton parallel to the incline. Okay, if the coefficient of friction is 0.2, then net acceleration of the block आपको निकालना है। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा ब्लॉक का, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। तो देखो इस केस में मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 5 kg। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन। जो एंगल दिया हुआ है वो है 30 डिग्री, और कोफिशिएंट म्यू और फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 0.2। ओके, तो इस पुश्ड अप एन इंक्लाइन प्लेन, मतलब सोचो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, राइट। अब इस इंक्लाइन प्लेन में कोई 5 kg का जो मास है, ये 5 kg का मास है, इसको पुश किया गया है अप ऊपर की डायरेक्शन में, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। फोर्स दिया है कितना, फोर्स दिया हुआ है 40 न्यूटन। ओके, फोर्स है 40 न्यूटन पैरेलल टू द इंक्लाइन, मतलब आप इसी डायरेक्शन में ही, इंक्लाइन इधर है, पैरेलल टू दिस, ऐसे फोर्स दे रहे हो। अब ये जो सरफेस है ये रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन, आपको नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा गया है। अब आप बताओ इसको कैसे करोगे। पहले ये अगर ऊपर की तरफ कैपिटल एफ दे रहे हो तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा। अच्छा, इसका पहले वेट देख लेते हैं। इसका वेट एम जी नीचे काम करेगा, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लो, एक होगा एम जी कॉस 30 डिग्री, और इस तरफ आएगा क्या, एम जी साइन 30 डिग्री, एम जी साइन 30 डिग्री। करेक्ट। तो अब देखो इस तरफ एम जी साइन 30 डिग्री,
इस तरफ कैपिटल एफ काम कर रहा है। अब देखो, अब जब ये ऊपर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, नीचे की तरफ ही आएगा। तो फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन भी आपका इसी तरफ आ रहा है। फ्रिक्शन भी किस तरफ आ रहा है, इसी तरफ भी फ्रिक्शनल फोर्स भी आ रहा है। अब फ्रिक्शनल फोर्स एफ के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप फ्रिक्शनल फोर्स एफ के का वैल्यू आएगा आपका म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये वाला। अब क्योंकि ये बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी कॉस ऑफ 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू एम जी मतलब 5 इंटू 10 इंटू कॉस 30 डिग्री आता है √3/2। कॉस 30 डिग्री कितना आता है, √3/2 आ जाता है। ओके, अब इसको कैलकुलेट करोगे, √3 का वैल्यू आप करीबन 1.7 समथिंग बैठा के कैलकुलेशन करोगे तो यू विल बी गेटिंग 8.66 न्यूटन। ठीक है, अब देखो, अब इसके ऊपर कैपिटल एफ जो फोर्स है वो इस तरफ है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ है, एम जी साइन थीटा इस तरफ है, करेक्ट। तो इसको अगर नेट ऊपर की तरफ एक्सिलरेटेड होना है तो आपका ये कैपिटल एफ क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स इन दिस केस एफ नेट हम लोग बोलेंगे इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन। सो इधर एक्सिलरेशन आएगा एफ नेट बाई ए। एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आएगा फोर्स माइनस एम जी साइन 30 डिग्री माइनस एफ के डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई मास। क्लियर, अब आप वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगा आपका 40 एम जी साइन 30 डिग्री। देखो एम जी साइन 30 डिग्री क्या आएगा, 5 इंटू 10 इंटू हाफ मतलब 25 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 8.66 और मास कितना है, मास है आपका 5। तो इसको कैलकुलेट करने से अप्रोक्सीमेटली यू विल बी गेटिंग आंसर 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा देखो पहले का कुछ क्वेश्चंस इधर कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, कुछ कुछ कैलकुलेटिव भी आ सकता है, तो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल टफ क्वेश्चंस में आप मान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। The velocity time graph of an object moving along a straight path in a straight line is inclined to the time axis. The area under this graph represents or the object's what। देखो, आपको ग्राफ किस चीज का दिया हुआ है, आपका है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर टाइम है तो और इधर वेलोसिटी है। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा टाइप का हो जाएगा। अब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया आएगा, मतलब सोचो इफ यू आर कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर दिस ग्राफ, दिस वन, ठीक है। अगर एरिया आएगा तो क्या आएगा, देखो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू ये पूरा वेलोसिटी और ये नीचे वाला टाइम, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम आपको देता है डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो इसका आंसर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एज, simultaneously another stone is thrown horizontally from the same height with a velocity v। बोला है कौन सा वाला ग्राउंड में पहले पहुंचेगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, कौन सा वाला निकालना है। तो देखो वर्टिकल मोशन मतलब यहाँ पे स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एज साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज ड्रॉन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द सेम हाइट। मतलब यहाँ पे अगर हाइट है, ये आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे कोई सपोज 2 स्टोन है, ठीक है। अब एक स्टोन को आपने क्या किया, ऐसे फेंका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, और एक को आपने वर्टिकली फेंका, ठीक है। तो ये दोनों नीचे कितना टाइम में पहुंचेंगे, तो हम लोग देखो इस केस में अगर हॉरिजॉन्टल मोशन भी अगर मतलब ये नॉर्मली वर्टिकल मोशन पकड़ो तो क्या होगा, वर्टिकल पकड़ो और ये हॉरिजॉन्टल वाला पकड़ो, दोनों ही केस में अगर हम लोग वाई डायरेक्शन को दिमाग में रखते हैं, दोनों ही केस में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियली क्या होगा, 0 होगा। दोनों ही केस में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों ही केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एज और के साथ इक्वल होगा, हाइट एज के साथ इक्वल होगा, राइट। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आप देखो s सेम है दोनों का एज, ये दोनों के लिए 0 है, ए दोनों के लिए सेम है, तो टाइम भी क्या होगा, सेम ही तो होगा। दैट मीन्स इधर बोथ विल रीच एट द सेम टाइम, दैट मीन्स सी आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5,
A conservative force field can be mathematically defined as the negative gradient of its corresponding. आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसका 5 का जो आंसर आएगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी. ओके, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स दैट मीन्स एफ को हम लोग माइनस आप लोग डेल यू ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर. ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं. ये है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, ऑफ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन. तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं. द ऑपरेशनल स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन ए बैंक्ड सर्कुलर कर्व ट्रैक of radius r banking angle theta completely independent of friction is given by what. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बैंकिंग एंगल थीटा दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द ट्रैक आर दिया हुआ है, सर्कुलर कर्व ट्रैक है, आपको निकालना है फॉर्मूला. तो ये आपको याद होना चाहिए. इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शन का बात करें, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन प्रेजेंट है. ये आपको पता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको पता है क्या होता है, जी आर टेन थीटा होता है. राइट, मतलब ये वाला आपको पता होना चाहिए, थ्योरी में आप लोगों ने कवर किया होगा. ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7. ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ डिफाइंड बाय दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना होगा, आपको ये निकालना है. तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो इधर से अगर आर दिया हुआ है पोजीशन, तो यहाँ पे वेलोसिटी आप निकालोगे डिफरेंशिएट करके, दैट विल बी डी आर बाई डी टी, दैट मीन्स 3i प्लस 2 टू 4t j आएगा. करेक्ट. यहाँ पे वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड ले लो तो आएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16t स्क्वायर आएगा. करेक्ट. ओके, अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने बोले, इसीलिए देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी क्या होता है, डी मॉड ऑफ वी बाई डी टी होता है. करेक्ट, तो इसलिए हम लोगों ने मॉड निकाला है. इसका क्या होगा आंसर, ये आएगा हाफ है तो 2√9 प्लस 16t स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 32t, मतलब 16t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा. डिफरेंशिएशन आई होप आपको आता है. अब एक्सीलरेशन निकालने कितना सेकेंड में बोला है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में निकालने बोला, तो t का वैल्यू आप लोग 1 बैठा दीजिए, तो 80 क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा आपका 16/5, दैट मीन्स आएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बट इसका ऑप्शन आपका बी होगा. 3.2 मतलब 3 के आसपास, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर आएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 3.2. ओके, मैचिंग. ओके, 1 सेकेंड, लेट मी चेक. 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और एक बार चेक कर लेते हैं. एक्सीलरेशन आपका आ रहा है 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. करेक्ट. और अगर हम लोग देखें कि टोटल एक्सीलरेशन अगर इधर से ए वेक्टर अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, ओनली 4j का 4 का अगर हम लोग करें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर. इस हिसाब से देखें तो नॉर्मल टू नेट एक्सीलरेशन इसका 4 आ रहा है, बट इधर से टेंजेंशियल पूछा है तो आप 3.3 में ही मार्क करना. ठीक है, 3 में ही मार्क करना. ठीक है हम लोगों का. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स ए स्टैटिक रॉक into 3 pieces. 2 pieces fly off at right angles to each other. 1 kg moving at 12 meter per second. Okay, and 2 kg moving at 8 meter per second. बोला है if the third piece flies off with a speed 4 meter per second, then उसका मास कितना होगा ये निकालने बोला है. ओके, और एक चीज़ बोला है 2 pieces fly off at right angles to each other. तो टोटल 3 हिस्सों में ये ब्रेक हुआ है, जिसमें से 2 पीस राइट एंगल में जाता है, दोनों का मास और वेलोसिटी दिया हुआ है. तीसरे का निकालने बोला है. तो अगर पहले वाले का 1 kg का अगर मोमेंटम निकाले आफ्टर एक्सप्लोजन तो कितना होगा, 1 इंटू 12 मतलब 12. सोचो ये P1 है. दूसरे का अगर निकाले तो कितना होगा,
P2 कितना आएगा, 8 इंटू टू 16 के, यूनिट आप लिख सकते हो ना, केजी मीटर पर सेकेंड, इसका भी केजी मीटर पर सेकेंड आएगा। करेक्ट, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है। तीसरा आपको नहीं पता, बट ये दोनों P1 और P2 90 डिग्री में जाता है। P1 और P2 क्या होता है, 90 डिग्री में जा रहा है, मतलब P1 इधर जा रहा है तो P2 किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का जो नेट डायरेक्शन आएगा वो कितना होगा, दोनों का जो नेट दोनों का जो दोनों का जो नेट आएगा वो होगा आपका इस डायरेक्शन में। सोचो P3 आप भूल जाओ, तो अब देखो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा आपका P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर में। ठीक है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर अगर निकालो तो कितना आएगा, 12 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, 20 केजी मीटर पर सेकेंड आ गया। अब बोला है देखो तीसरा वाला का स्पीड 4 दिया हुआ है, इसका मास पूछा है। मास हम लोग ले सोच लेते हैं एम है, मास को हम लोग एम सोच लेते हैं। अब देखो इस केस में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम पहले, वो एक्सप्लोजन के पहले मोमेंटम जीरो था क्योंकि सभी कोई रेस्ट में था। फाइनल मोमेंटम मतलब P1 और P2, P1 प्लस P2 प्लस P3 तीनों का मोमेंटम क्या होगा, मिला मिला के होगा। अब आपको P3 अगर निकालना है, P3 मतलब निगेटिव ऑफ P1 प्लस P2 होगा। सो सिंपली ये अगर P1 प्लस P2 मतलब ये P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर अगर इधर हुआ तो P3 होगा, ठीक इसका उल्टा। ओके, ये नेगेटिव बताता है जस्ट डायरेक्शन। ये P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर इस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने ये 20 निकाला है, तो P3 इस तरफ होगा। दैट मीन्स P3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 20 ही होगा, और इसका मास एम है और वेलोसिटी है 4। ठीक है, तो इसका जो मास 4 है, वेलोसिटी है 4, तो मास आएगा 5 kg। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, the work done in stretching a spring constant K from an initial elongation x1 to final elongation x2 is what? तो इनिशियल इलोंगेशन x1 एंड फाइनल इलोंगेशन x2 आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला पता होगा। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना बताया, k, राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज u फाइनल माइनस u इनिशियल। सो इट विल बी हाफ k x2 स्क्वायर माइनस हाफ के तो कॉमन ले लिया मैंने, x1 स्क्वायर। तो ये हाफ मतलब 0.5 k x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर ए करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज व्हाट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक थिन रॉड है, एक थिन रॉड का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इसका मास एम है, टोटल लेंथ एल है, आपको सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, अबाउट इस सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर होगा एम एल स्क्वायर बाई 12। ओके, यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से गलत हैं, एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर बी आएगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस केस में, एम एल स्क्वायर बाई 12। ये आपको याद कर रखना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है कि एक पार्टिकल है जिसका मास एम है, इट इज मूविंग हॉरिजॉन्टल इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड v। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, ये है आपका क्वेश्चन। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। पी है लीनियर मोमेंटम, ओके, मतलब ये है एम वी आर साइन। अब देखो थीटा, थीटा कितना है, जब पार्टिकल का मास एम है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है और वेलोसिटी क्या है वी, तो आपको पता है वी और आर के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, तो ये साइन 90 डिग्री होगा।
तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका एम वी आर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग अबाउट इट्स पोलर एक्सिस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर विल बी व्हाट। देखो, अगर ये आपको पता है नॉर्म फॉर्मूला, लैटिट्यूड वाइज इफेक्टिव वैल्यू जी का, मतलब जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई। फाई मतलब इक्वेटर में फाई क्या होता है, ये है लैटिट्यूड, फाई जीरो होता है, फाई क्या है, लैटिट्यूड। तो इक्वेटर के लिए लैटिट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। ओके, 1 सेकेंड मैं अच्छे से लिख देती हूँ। व्हाट इज फाई, फाई है आपका लैटिट्यूड ऑफ एनी प्लेस, तो एट इक्वेटर फाई जीरो होता है। फाई अगर जीरो होगा तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी विल बी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, अब अर्थ अगर रोटेट करना अगर बंद कर दे, मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ये पार्ट अगर नहीं रहे तो ये पार्ट तो घटा रहा है जी का वैल्यू, मतलब तब जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब जी क्या हो जाएगा, इट विल इंक्रीज। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज व्हाट। तो वैल्यू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, इसका वैल्यू कितना होगा। देखो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, तो मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, वी आर इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई 2r³ 3r² माइनस r²। ये किसका फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, ये है इसका रेडियस। अब देखो, आपको निकालने कहाँ बोला है, आपको सेंटर में निकालने बोला है। सेंटर के लिए आर क्या होगा, जीरो होगा, तो जी का वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा इसका वैल्यू 3gm बाई 2r हो जाएगा, ये आपका वी आर आ जाएगा। ओके, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर and its range is 50 meter. If it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, then what will be its range? तो देखो, रेंज पूछा है ना, तो रेंज का फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ओके, प्रोजेक्टाइल को पहले किया था किस एंगल में, 15 डिग्री, तब रेंज था 50 मीटर, तो पहले ये बैठा देते हैं। तो पहले सोचो थीटा 1 है 15 डिग्री, और आपका आर कितना है, R1 सपोज 50 है, तो इस केस में क्या होगा, R1 मतलब आप 50 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, मतलब साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री बाई जी हो जाएगा। 2 थीटा है ना, तो 2 इंटू 15 मतलब 30, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो ये 2g आ जाएगा। तो इधर से हमको एक्चुअली क्या चाहिए पता है, हमको यू स्क्वायर बाई जी चाहिए, तो वो आ गया आपका 100। अब बोला है अगर 45 में भेजे तो कितना आपका रेंज होगा, तो 45 में अगर हम लोग भेज रहे हैं तो रेंज 8 थीटा कितना है, थीटा 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो क्या होगा यू स्क्वायर बाई जी, साइन 45 इंटू 2 मतलब 90 डिग्री। बस अब इजी है, यू स्क्वायर बाई जी 100 बैठा दो, ये है 1 मतलब ये भी कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, ये आ गया 100, पहले वाला 50 था, ये 100 आया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, देखो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, a body of mass m collides obliquely and elastically with another identical mass capital M at rest. आफ्टर कॉलिशन द एंगल बिटवीन देयर वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज, मतलब एंगल निकालना है आफ्टर कॉलिशन। तो एक बॉडी है जो मास एम की है, उसने कोलाइड किया, मतलब सोचो यहाँ पे एक बॉडी है, ये एम मास का है, और साथ में और एक बॉडी है वो भी एम मास का है।
अब ये जो एक बॉडी है वो v वेलोसिटी के साथ सपोज मूव कर रहा है, ठीक है, u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ये रेस्ट में है। अब क्या होता है, ये जाके सीधा इसके साथ टकराती है, टकरा के क्या होता है, ये भी एक तरफ चला जाता है और एक मास भी दूसरा तरफ चला जाता है। एक का वेलोसिटी v1 होता है, सोचो, एक का वेलोसिटी आफ्टर कॉलिशन v2 होता है। अब बोला है दोनों के बीच का जो एंगल होगा आफ्टर कॉलिशन वो ऑलवेज कितना होगा ये निकालना है। तो देखो कॉलिशन इलास्टिक है, दैट मीन्स आपका यहाँ पे मोमेंटम और आपका मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व होता ही है, उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। तो पहले लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद हम लोग कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी बिफोर कॉलिशन इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी आफ्टर कॉलिशन। अब वेलोसिटी दोनों बॉडी के बैठाना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर कॉलिशन दोनों ही मूव कर रहे हैं। एम को हटा दो तो आएगा u इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आ जाएगा u स्क्वायर, और v1 प्लस v2 का स्क्वायर ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है तो आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 डॉट v2, ये आपको पता है। ओके, अब लगाते हैं, अब v1 और v2 इसको अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सोचो आफ्टर कॉलिशन जो v1 और v2 के बीच का जो एंगल होगा, एक सोचो इधर चला गया, एक सोचो इधर चला गया, और एक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो एक का ये दोनों में एक सपोज v1 वेलोसिटी से मूव करे, एक v2 से मूव करे, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इस केस में ये आएगा 2v1 v2 cos ऑफ थीटा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर। अब हाफ और एम आप हटा दो तो आएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आप अगर इधर बैठाओगे तो सिंपली आप देख सकोगे यहाँ पे u स्क्वायर इज इक्वल टू वापस u स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos थीटा आएगा। तो ये और ये गया, अब v1 और v2 तो आ गया 2v1 v2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ v1 भी 0 नहीं है, v2 भी 0 नहीं है, और ये प्रोडक्ट अगर 0 होना होगा तो cos ऑफ थीटा आएगा 0। cos कौन से वैल्यू का 0 होता है, cos 90 डिग्री का, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन सी आपका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a dot b cross a for any two non-zero vectors a and b are is always। तो देखो इस केस में क्या बोला है, a और b दो नॉन जीरो वेक्टर्स है। अच्छा, अब देखो आपको पता है कि b क्रॉस a मतलब किसी भी दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा, सपोज c आता है, c क्या होगा, ये होगा, ये c होगा परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड v वेक्टर, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका जो, अब देखो तो जो a उसके बाद क्या आया a डॉट सी। अब देखो a और c के बीच का, c क्या है, a का परपेंडिकुलर, मतलब c और a के बीच का जो एंगल है वो एंगल है 90 डिग्री। दैट मीन्स आप बोल सकते हो a डॉट सी मतलब ए सी कॉस थीटा, और इन दिस केस ये जो थीटा आएगा ये है 90 डिग्री। और आपको पता है cos 90 का वैल्यू क्या आता है, cos 90 आता है 0, दैट मीन्स a डॉट सी आएगा 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, a machine gun fires bullet of mass 40 gram with velocity of 1200 meter per second।
सो मास कितना है 40 ग्राम बुलेट्स का, और वेलोसिटी कितना है 1200 मीटर पर सेकेंड. The man holding it can exert a maximum force of 144 न्यूटन. तो कितना फोर्स दे रहा है 144 न्यूटन. क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स ही कैन फायर पर सेकेंड कितना होगा, एक सेकेंड में कितना बुलेट फायर कर पाएगा, ये है आपका क्वेश्चन. तो देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय फायरिंग एन बुलेट्स पर सेकेंड. तो सोचो एक बुलेट जब करता है, एक बुलेट का मास है एम, उसका वेलोसिटी है वी, करेक्ट. तो उसका आपका जो मतलब वेलोसिटी है वी. तो अब देखो, और एन क्या लेते हैं, एन हम लोग लेते हैं, लेट एन बी दी, एन है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड. ओके, नंबर of bullets, सॉरी, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड जो फायर हो रहा है. ठीक है, अगर नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड इन फायर हो रहा है तो देयर फोर देन फोर्स exerted by firing by firing in bullets पर सेकेंड कितना होगा, ये होगा आपका ए फिजिकल टू होगा एन इंटू एम इंटू वी. ओके, अब क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है कितना 144, इन निकालने बोला है, मास है 40 ग्राम मतलब 40 बाई 1000, और वी कितना है 1200. अब इसको सॉल्व करोगे, करके आपको निकल जाएगा एन का वैल्यू. एन आएगा आपका 144/48, दैट मीन्स 3 बुलेट्स पर सेकेंड. तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आएगा. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, द पॉइंट ऑफ अ रोलिंग बॉडी दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एट एनी गिवन इंस्टेंट हैज़ ए लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू. तो लीनियर वेलोसिटी कितना होता है आपको पता है कि प्योर रोलिंग के केस में, ठीक है, जब प्योर रोलिंग होता है दैट मीन्स जब प्योर रोलिंग हो रहा है, तो प्योर रोलिंग में आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द वेक्टर सम ऑफ इट्स ट्रांसलेशन. मतलब सोचो ये है, इस ऑब्जेक्ट का रोलिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशनल जो वेलोसिटी होगा, सपोज ये इस डायरेक्शन में है, और इसका जो रोटेशनल टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगा वो इस पॉइंट में इस तरफ होगा, वो इस पॉइंट में किस तरफ होगा, वो इस पॉइंट में ठीक उल्टा तरफ होगा. ठीक है, ये बैकवर्ड होगा, तो एक फॉरवर्ड होगा, एक ये रोटेशनल वाला है, और एक है रोटेशनल वाला, और सामने वाला है सपोज ट्रांसलेशनल वाला. ट्रांसलेशनल तो ऐसे होगा कि जो कांटेक्ट वाला जो पॉइंट बन रहा है, ऐसे केस में ऐसा होगा कि जो भी कांटेक्ट वाला पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी मतलब ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ द कांटेक्ट पॉइंट ये क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, दिख रहा है आपको, सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 19. 19 क्या है, ये यूनिफॉर्म थिन डिस्क एंड ए यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर have same mass and same outer radius. Ratio of their moment of inertia of the disk to that of the sphere about their respective central axis कितना होगा, आपको रेशियो निकालने बोला है. दैट मीन्स आई ऑफ डिस्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, यही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर, और जो स्फीयर का होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर. यहाँ पे एम, ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब है मास दोनों का और रेडियस दोनों का सेम है. क्या है, सेम है. तो ये एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर गया, तो ये क्या बचा, इसको आपका आएगा 5/4. दैट मीन्स आपका आंसर है 5:4. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. The weight of an object at the center of the earth
इज, तो सेंटर ऑफ द अर्थ में वेट आपको पता है क्या होता है, जीरो होता है। फॉर्मूला अगर लोगे तो देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी, इसका फॉर्मूला होता है G-1 - D/R। अब जब सेंटर में पहुंच जाओगे तो डी का वैल्यू हो गया कितना, सॉरी डी का वैल्यू हो गया आर, तो R/R मतलब 1, मतलब सेंटर में जी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर जी जीरो है तो वेट एट द सेंटर क्या होता है, मास इंटू जी, जी ही जीरो है तो ये वेट भी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द डायमेंशनलेस फिजिकल कांस्टेंट अमोंग द फॉलोइंग, कौन सा डायमेंशनलेस होगा। तो आपको देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप बोलो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एन या म्यू, म्यू लिख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट बाई इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो दोनों ही वेलोसिटी है, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ए तो होगा। रिलेटिव डेंसिटी, देखो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों डेंसिटी का है, ये भी होगा। रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक नंबर है, ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, तो तीनों ही होगा। दैट मीन्स इधर आपका जो ऑप्शन आ रहा है, इधर आपका जो ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन में तीनों ही होगा, तो और ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, A swimmer, a swimmer can swim in still water at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर, तो स्टील वाटर में कितना है, स्टील वाटर में आपका जो आपका स्पीड है दैट इज स्विमर का 4 किलोमीटर पर आवर। आगे उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड ही वांट्स टू क्रॉस अ रिवर, रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, और वो लेना चाहता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। ओके, सो क्वेश्चन ये पूछा है कि एट व्हाट एंगल टू द रिवर फ्लो शुड ही स्विम। तो देखो इस केस में आप याद रखना, इस केस में कैसे निकलेगा आंसर, सोचो ये रिवर है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में जाना है, ये रिवर है। अब इस रिवर में हम लोग, ये रिवर हो गया, यहाँ पे वाटर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो स्विमर है वो ऐसे जाना चाहता है कि वो सीधा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, एकदम सीधा सीधा वो चला जाए, मतलब इधर से ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये वाला होगा उसका पॉइंट। अब जो आपका वाटर है, वाटर का स्पीड कितना है, वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, कितना, 3 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स इधर वाटर का क्या होगा, वाटर होगा, आई एम सॉरी, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा है। अब ऑब्वियसली वो जो इंसान है वो अगर सीधा सीधा जाना चाहे तो वाटर की स्पीड की वजह से वो टेढ़ा जाके कहीं यहाँ पहुँचेगा, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। अगर वो कहीं ना कहीं इस फ्लो के स्पीड के साथ अगर ऐसे कहीं जाए तो वाटर का फ्लो उसको इधर खींचते खींचते उसको इस तरफ लेके जाएगा। दैट मीन्स उसको स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से, कुछ ऐसे एंगल से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है स्टील वाटर में वेलोसिटी, तो ये है वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। अब देखो ये एंगल हम लोगों को पता नहीं है, तो सोचो ये एंगल तो 90 डिग्री है बट ये एंगल नहीं पता है, तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा वी एस कॉस थीटा और एक होगा वी एस साइन थीटा, करेक्ट। इतना समझ में आया आपको, एक वी एस कॉस थीटा होगा, एक वी एस साइन थीटा। देखो अब वो जो स्विमर है वो इस तरफ या इस तरफ, मतलब ये एकदम सीधा पॉइंट में पहुंच रहा है, और अब देखो अगर वेलोसिटी का इस तरफ कोई कंपोनेंट बच जाता तो वो उसका थोड़ा सा ड्रिफ्ट होता, अगर इस तरफ का कंपोनेंट बच जाता तो इधर थोड़ा ड्रिफ्ट होता। तो दैट मीन्स वो अगर सीधा ऑपोजिट पॉइंट में पहुंच रहा है, मतलब इधर कोई कंपोनेंट नहीं है, दैट मीन्स ये जो वी एस साइन थीटा है और 3 किलोमीटर पर आवर रिवर का स्पीड है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, करेक्ट, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। दैट मीन्स वी एस साइन थीटा इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर जो रिवर का स्पीड है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 3, वी एस का वैल्यू कितना है, वी एस का वैल्यू है 4, 3/4 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो 3/4 आपको ये शायद नहीं पता होगा, तो साइन थीटा अगर 3/4 होता है तो मैं ये आपको बता देती हूँ कि देखो एक्चुअली 3/4 आप निकाल नहीं, मतलब वैसे सिंपली कैलकुलेशन बहुत दिक्कत होगा। अगर ये 3 है, अगर ये 4 है और अगर ये 5 है, तो ये एंगल हो जाता है 37 डिग्री। करेक्ट, 3, 4 और 5। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 3/4 आपका है। अब उससे 3/5 है इसका आंसर, 3/5 आ रहा है आपका 37। अब 3/4 जब करोगे, अब देखो 3/4 जब करोगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा। तो इसका ना एक काम करते, एग्जाम में आपको दे देगा, सोचो साइन 3/4, साइन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स 3/4, इसका वैल्यू सपोज दे दिया है 48.6 डिग्री, ये दे दिया है सोचो। ओके, ये सपोज दे दिया है, तो इधर से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4, दैट मीन्स करीबन 48 डिग्री जितना आ जाएगा आपका। अब टोटल एंगल पूछा है ये वाला, तो ये कितना होगा, टोटल एंगल कितना होगा। टोटल एंगल को ना आप एक काम कर सकते हैं, आप अल्फ़ा ले लीजिए, ये थीटा इतना है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 48 कितना होता है। एक सेकेंड, कुछ ज़्यादा ही आंसर आ गया। चेक द आंसर, यहाँ पे ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है, मतलब वैल्यूज़ जो दिया हुआ है, वैल्यूज़ थोड़ा सा गड़बड़ है। एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ना मॉडिफाई कर देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। इसमें जो स्पीड है ना, ये एक काम करो, इसको 5 ले लो। ठीक है, इसको 5 ले लो, मतलब ये जो VS है इसको 4 क्वेश्चन में दिया होता, 5 ले लो। ठीक है, क्यों बता रही हूँ, तब थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी रहेगा। एग्जाम में इतना ऐसा कैलकुलेशन नहीं देगा जिसको कैलकुलेट करने में आप लोगों को वैल्यूज़ गिवन रहना पड़े। ठीक है, तो ये अगर 3/5 अगर रहता है तो ये 3/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। और साइन 3/5 कितना होता है, साइन 3/5 आपका क्या, साइन 3, ये 4 और ये 5, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री आ जाएगा। अब 90 प्लस 37 कितना आ जाता है, तो 127 डिग्री जितना। 127 ऑप्शन में नहीं है बट उसके आसपास है 120, आप इसको मार्क कर देना। हो सकता है इसमें जो भी वैल्यूज़ दिया हो उससे करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, बट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। The maximum static frictional force acting between two solid surfaces depends directly upon the, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन बी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एन है नॉर्मल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 24। The aerial velocity of a planet revolving around the sun in an elliptical orbit remains constant. This is a direct consequence of the conservation of, क्या होगा आपको ये बहुत अच्छे से पता है, केपलर्स का सेकेंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, राइट, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a heavy iron sphere and a light aluminum sphere of the same outer diameter are dropped simultaneously from a high cliff into a vacuum chamber. ओके, सो क्या क्या है, एक हेवी आयरन स्फीयर है और एक लाइट एल्यूमिनियम स्फीयर है। अब देखो क्या बोला है, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग देयर फॉल दे हैव द सेम, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में उन लोगों का सेम क्या रहेगा, कोई भी आए, मतलब ऊपर से नीचे गिरे, लाइट हो या हेवी हो, तो उन दोनों का ही क्या होगा, एक्सीलरेशन, ये आयरन है ये एल्यूमिनियम है, एक्सीलरेशन तो क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मतलब दोनों का ही एक्सीलरेशन क्या होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, उन लोगों का एक्सीलरेशन सेम होगा। करेक्ट, एक्सीलरेशन सेम होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 26। द बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन इनकॉम्प्रेसिबल
परफेक्ट लिक्विड इज, तो परफेक्ट लिक्विड का जो बल्क मॉड्यूलस आता है वो क्या होता है? देखो बल्क मॉड्यूलस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस डेल पी बाई डेल वी बाई वी, ये होता है। अब देखो, परफेक्ट इनकॉम्प्रेसिबल मतलब जिसका वॉल्यूम का कोई चेंज आप नहीं कर सकते, डेल वी क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर ये डेल वी ज़ीरो होगा तो नीचे वाला ज़ीरो हो जाएगा। समथिंग बाई ज़ीरो मतलब क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो बीटा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द वर्क डन इन ब्लोइंग ए स्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन टी इज कितना होगा? देखो, वर्क डन मतलब क्या होगा? स्फेरिकल, देखो एक तो बात है सोप बबल, स्फेरिकल सोप बबल। तो स्फेरिकल सोप बबल के केस में दो एरिया ऑफ कांटेक्ट एरिया होगा, ठीक है। अब इसका जो पूछा है वर्क डन कितना होगा, तो आपको पता है कि वर्क डन जब हम लोग निकालते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब इस केस में सरफेस टेंशन दिया हुआ है टी, चेंज इन एरिया होगा कितना? अ, आपने उसको ब्लो किया है, मतलब उसका रेडियस सपोज आर है, तो ये होगा 4 पाई r स्क्वायर। और इस केस में दो सरफेसेस है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या है? आंसर है 8 पाई r स्क्वायर टी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द वेलोसिटी प्रोफाइल of a liquid flowing in a pipe under the purely streamline or laminar conditions is mathematically a, तो क्या होगा? is mathematically is a parabola होता है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a small spherical steel ball falls through a column of highly viscous oil. The viscous drag, the viscous drag for force acting on it when it reaches its terminal velocity क्या होगा? ये निकालने बोला। तो इसके केस में आपको ये पढ़ाया हुआ है, आपको ये पता होगा कि इस केस में जो विस्कस ड्रैग होगा वो इक्वल टू इट्स नेट वेट इन द फ्लूइड, ठीक है। मतलब इस केस में ऑब्वियसली ये अगर बॉल है, इसका वेट नीचे काम करेगा, अपथ्रस्ट ऊपर काम करेगा। तो अपथ्रस्ट और हो गया, और इसका जो आपका विस्कस ड्रैग है वो भी ऊपर काम करेगा, ठीक है। विस्कस ड्रैग, इसको वी ले लेते हैं, सोचो। और अब देखो इसका जो नेट वेट होगा, तो डब्लू नेट वेट नीचे इसका नेट डब्लू नेट कितना होगा? डब्लू माइनस यू, ये और ये एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, तब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन टी। तो ये आपको पता है, यहाँ पे सोप बबल नहीं है, यहाँ पे वाटर है। तो वाटर के केस में क्या होता है? फॉर्मूला 2T/R। क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग, ओके, ए और बी इधर लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा ऑप्शंस इधर उधर हो गया है। तो ये ए है और ये बी है। क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल thermodynamic expansion of an ideal gas the total heat supplied to the system क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल thermodynamic expansion of an ideal gas total heat supplied to the system is what? तो देखो, तो आइसोथर्मल अगर प्रोसेस होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज ज़ीरो होता है। और अगर टेम्परेचर का चेंज ज़ीरो हो तो दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी का चेंज भी क्या होता है? ज़ीरो होता है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं Q इज इक्वल टू टोटल हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू डेल यू प्लस वर्क डन W। अब डेल यू अगर ज़ीरो होगा तो Q हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन। दैट मीन्स इसका ऑप्शन बी होगा। दैट मीन्स जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो सिस्टम में, दैट इज एक्चुअली completely कन्वर्टेड इनटू एक्सटर्नल वर्क डन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस ड्यूरिंग ए प्योरली एडियाबेटिक प्रोसेस। तो प्योरली एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या मिलेगा प्योरली एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अगर प्योरली एडियाबेटिक है तो इसमें हीट का एक्सचेंज ज़ीरो होता है। अब अगर Q ज़ीरो हो तो C क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डोमेस्टिक एयर कंडीशनर और हीट पम्प इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कौन सा थर्मोडायनामिक्स लॉ के ऊपर बेस्ड है, तो ऑप्शन सी है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 34, the root mean square means RMS speed of gas molecules at a given temperature depends on the molecular weight m of the gas as what। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला रूट ओवर 3 RT/m। दैट मीन्स वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो इस केस में जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस आप देख पा रहे हो, ऑप्शन आपका जो डी है, डी सही है। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट आप कर सकते हो, ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे ये वी आर एम एस होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट gamma is equal to Cp by Cv for a non-vibrating polyatomic gas molecule with 6 degrees of freedom क्या होगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस केस में कितना दिया हुआ है, 6। कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है 6। ओके, अब गामा का फॉर्मूला क्या होता है, गामा होता है 1+2/f। अगर एफ 6 है तो 1+2/6 मतलब 1 या ये 3, तो ये आ जाएगा 4/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए। ओके, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 36। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल emissive power of a black body shifts towards shorter wavelengths as its temperature rises। This is known as, ये आपको पता है, ये फेमस है, कौन सा है लॉ, लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। ये है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दैट मीन्स ऑप्शन बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप रीड करके खुद अटेम्प्ट करने का कोशिश करो पहले। A copper rod and a steel rod are joined end to end। The free end of copper का जो free end है वो है 100 डिग्री एंड free end of steel है 0 डिग्री पे। under steady state conditions the temperature of the junction depends on, temperature of the junction किस पे डिपेंड करेगा। तो देखो इस केस में जंक्शन का जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड करेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला जानना ज़रूरी है। रेट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब सोचो एक कॉपर रॉड है, ये कॉपर रॉड है और एक स्टील का रॉड है, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब कॉपर और ये है स्टील, कॉपर का ये 100 डिग्री में और स्टील का है 0 डिग्री में। स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, हीट फ्लो होगा इधर। तो टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन जो होगा उसको सपोज समझ लेते हैं टी, ठीक है। तो अब क्या कैसे फॉर्मूला क्या है, जो ये क्योंकि ये स्टेडी स्टेट में है तो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द कॉम्पोजिट सिस्टम dQ/dt, ये कैसे क्या होगा, पहले कॉपर का इस एंड से, ये वाला जो एंड है इससे पहले जंक्शन तक का देखेंगे, फिर इससे 0 डिग्री का देखेंगे, इस तरफ हीट फ्लो होगा। तो आपको फेमस फार्मूला पता है, ये होगा, सोचो कॉपर का जो कंडक्टिविटी है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसका है K2, ठीक है। दोनों इसका कॉपर का लेंथ है L1, स्टील का है L2, कॉपर का एरिया है A1, स्टील का एरिया है A2। तो फॉर्मूला होता है K1 A1 टेम्परेचर जो कि कॉपर एंड में 100 माइनस T डिवाइडेड बाई L1, यही इक्वल होगा किसके साथ, K2 A2 T माइनस 0 बाई L2।
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टी आपका आ जाएगा, अगर L1 L2 सब दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये जो भी टी है, टी के फॉर्मूला में क्या आएगा, जब भी सॉल्व करो कुछ भी करो तो ये इसको सॉल्व करना है, तो इसमें L1 भी आ रहा है L2 भी आ रहा है, तो लेंथ ऑफ द रॉड्स आ रहा है। उसके बाद थर्मल कंडक्टिविटीज K1 भी आ रहा है K2 भी आ रहा है, तो बी भी होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए भी आ रहा है और A2 भी आ रहा है, तो ये भी होगा। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, देखो आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ के सॉल्व करने का। 38 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट वाया द बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मैटर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है बी, आपको ये आंसर पता है। Question number 39. The internal energy of a real gas depends explicitly upon, किसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों के ऊपर करेगा। ये रियल गैस है, ये आइडियल नहीं है। ओके, रियल गैस के लिए आप याद रखना टेम्परेचर के ऊपर और वॉल्यूम के लिए, लेकिन अगर ये आइडियल गैस होता, आइडियल गैस के लिए सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, बट जब भी रियल गैस होगा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा एंड वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या बताता है, 40 ऑप्शंस मैं एक बार करेक्ट कर दूं। 40 जो है, 40 ये बताता है द स्टेट वेरिएबल दैट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए प्योरली थ्रॉटलिंग और पोरस प्लग एक्सपेंशन प्रोसेस। तो देखो जब भी ये सब वर्ड्स आएंगे तो आप याद रखना, एन आइडियल थ्रॉटलिंग प्रोसेस ऑकर्स अक्रॉस ए रिस्ट्रिक्शन विद जीरो हीट ट्रांसफर। मतलब सीधा बात है, यहाँ पे आपका क्यू ज़ीरो होगा, हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होगा। ओके, हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होगा। इसका मतलब है इस केस में आप बस याद रखना इंथैल्पी का एक फॉर्मूला होता है, इंथैल्पी H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, H क्या है, H है इंथैल्पी, इंथैल्पी। तो स्टेट वेरिएबल जो रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ए प्योरली थ्रॉटलिंग और पोरस प्लग एक्सपेंशन प्रोसेस, आप ये याद रखना इस केस में जो एंथैल्पी होता है वो कांस्टेंट होता है, बस आप इतना याद रख लेना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 41। 41 है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर वाटर ऑकर्स एट ए यूनिक टेम्परेचर ऑफ, कौन सा होगा, 273.16, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बताता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं चलिए। क्वेश्चन नंबर 42 ये बताता है क्रिटिकल प्रेशर पीसी, क्रिटिकल वॉल्यूम वीसी ऑफ अ रियल गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग वैन डर वाल्स कांस्टेंट एज हाउ। तो इसका आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला जो होगा 42 का, मैं आपको फॉर्मूला होगा आपका पी सी जो होगा वो होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, पी सी जो होगा, पी सी इज इक्वल टू ए बाई 27 b² और वी सी होगा 3b, मतलब ये ऑप्शन जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 क्या बोल रहा है कि एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम वाया एन आइसोथर्मल पाथ। ओके, सो एक आइडियल गैस है, ये एक्सपैंड कर रहा है 2 टाइम्स आइसोथर्मली, डूइंग वर्क W। इफ इट एक्सपैंड्स ट्वाइस इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम वाया एडियाबेटिक, अगर अगर एडियाबेटिक होता है तो वर्क डन क्या होगा, पहले आइसोथर्मल का बोला था, अब एडियाबेटिक का बोल रहा है। करेक्ट। अब आपको पता है अगर जो स्लोप होता है, स्लोप होता है प्रेशर वॉल्यूम जो डायग्राम होता है, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ जो होता है उस केस में जो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल और अगर स्लोप ऑफ एडियाबेटिक करें, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ये गामा टाइम्स लेस होता है स्लोप ऑफ आइडियाबेटिक प्रोसेस का, एडियाबेटिक प्रोसेस का, सॉरी एडियाबेटिक प्रोसेस का। करेक्ट। तो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल अगर माइनस पी बाई वी होता है तो एडियाबेटिक का कितना होगा, माइनस गामा पी बाई वी होता है। ठीक है, अब इस केस में वॉल्यूम दोनों का डबल हो रहा है।
वॉल्यूम दोनों का सेम रेट में बढ़ रहा है, सेम फाइनल वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली आपका वी अगर सेम है तो प्रेशर का बात आ जा रहा है। अब दोनों केस में एक्सपेंशन हो रहा है। अगर एक्सपेंशन होता है, एक्सपैन सॉरी अगर एक्सपेंशन होगा तो सोचो क्या होगा। अच्छा, पीवी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, पीवी डायग्राम बना लेते हैं। भी और ये पी, एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज होना, तो और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अब एक्सपेंशन जब होता है तो सोचो ये फाइनल वॉल्यूम है और ये होगा, इस केस में वॉल्यूम डबल हो रहा है, करेक्ट। तो पहले वॉल्यूम वी था, पहले वॉल्यूम था वी, दूसरा केस में वॉल्यूम टू वी हो रहा है। तो पहले प्रेशर होगा टू पी, फिर प्रेशर फाइनल होगा पी, करेक्ट। तो अब देखो दोनों में कौन सा, दोनों इन दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का ग्राफ को कनेक्ट कर दो। तो एक होगा ऐसे, एक थोड़ा सोचो ऐसे। स्टीप कौन सा है, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला एडियाबेटिक का, सॉरी ऊपर वाला होता है आइसो का, नीचे होता है एडियाबेटिक का। तो अब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मतलब सपोज ये एडियाबेटिक का वर्क डन कितना होगा, ये जो एरिया होगा, ठीक है। आइसोथर्मल का वर्क डन कितना होगा, ये ऊपर से जितना होगा। तो किसका एरिया ज़्यादा है, आइसोथर्मल का एरिया ज़्यादा है। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो वर्क डन ज़्यादा करेगा, करेक्ट। तो दैट मीन्स आइसो और एडियाबेटिक, जब एडियाबेटिक में करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन बी होगा, दैट इज लेस देन डबल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बताता है, the change in internal energy when a system absorbs 500 calorie of heat and simultaneously perform 400 joule of work is what? ओके, तो हीट एब्जॉर्ब कितना है क्यू, कैलोरी, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो तो 500 इंटू 4.18 जूल आ जाएगा, करेक्ट। ये आ जाएगा आपका 2090 जूल। वर्क डन कितना है, डब्ल्यू दिया हुआ है, परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स प्लस 400, वर्क इज डन बाय द गैस। अब आपको बोलना है इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना हो रहा है, करेक्ट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा के डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये आ जाएगा 2090 माइनस 400, दैट इज 1690 जूल। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, the thermal efficiency of a Carnot engine working between steam point 100 degree and ice point 0 degree is approximately 1। तो आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये होता है 1 माइनस, ये है टेम्परेचर ऑफ द सिंक बाय टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। टेम्परेचर ऑफ द सिंक क्या होता है, ये स्मॉल वाला, मतलब ये 0 डिग्री वाला। ऑब्वियसली अब जब आप यहाँ पे वैल्यू बैठाओगे 0 डिग्री नहीं बैठाओगे, केल्विन में बैठाओगे। तो ये होता है 273 केल्विन और ये होता है 373 केल्विन। तो जो ईटा आएगा वो होगा 1 माइनस 273 बाई 373, ये आएगा। और आपको जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कैलकुलेशन आएगा ये 100 बाई 373, और इनटू इसको आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। तो ऊपर है आपका 10000 और नीचे है 373, तो इसका आंसर आता है नियर 26.8%। आप एक काम कर सकते हो, ये क्वेश्चन ना बहुत ही फेमस है तो आप इसका आंसर याद भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, 46 क्या बताता है, ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज़ एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम पीरियड टी, द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द ऑसिलेटर क्या होगा। देखो ए मैक्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर ए, प्लस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस अवॉइड करते हैं। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, क्लियर। अब इसको बैठा दो तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए बाई टी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47,
A simple pendulum is suspended from a roof of a truck, accelerating horizontally at a rate a. Effective time period of the pendulum क्या होगा निकालने बोला है। तो सोचो ये ट्रक है। अब ये ट्रक जो है, इस ट्रक का जो सीलिंग है, इससे एक पेंडुलम को लगा दिया गया है। और ये जो ट्रक है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। देखो, अब इसके ऊपर इसका जो नॉर्मल अगर होता तो टाइम पीरियड इस पेंडुलम अगर होता तो वो होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। बट अब क्योंकि ये जो पेंडुलम है ये एक ऐसे सिस्टम में है जो खुद एक्सेलरेटेड है ए से, तो सिंपली फॉर्मूला में आपका क्या होगा, जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, मतलब टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव होगा। ओके, एल है इसका लेंथ, एल दिया हुआ है, कैपिटल एल इसका लेंथ है। अब ये एल है। अब जी इफेक्टिव ही हम लोगों को निकालना होगा। देखो, आपको पता है अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक स्यूडो एक्स फोर्स, दैट मीन्स एक एक्सेलरेशन पीछे की तरफ ए लगेगा, और इसका खुद का इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा है, ये दोनों हो रहा है। अब इन दोनों का जो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट आपका किस तरफ होगा, इस तरफ। और ये जो है इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो जी इफेक्टिव होगा। और जी इफेक्टिव का वैल्यू आपका होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा दो, तो टी इज इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। When a damped harmonic oscillator vibrates, its mechanical amplitude decays with time. Decays with time क्या होगा? ऑप्शन ए होगा बी, एक्सपोनेंशियली डिके होता है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस गामा टी। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, तो एक्सपोनेंशियली डिके करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द वेलोसिटी of a transverse wave traveling along a stretched string of tension T and mass per unit length mu is given by, आपको फॉर्मूला याद होगा, V इज इक्वल टू होता है रूट ओवर टी बाई म्यू। तो ये T है टेंशन और ये म्यू है मास पर यूनिट लेंथ। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, इन अ स्टेशनरी वेव पैटर्न द टोटल एनर्जी क्रॉसिंग एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल नोट पॉइंट पर सेकेंड इज कितना होगा। इसका ऑप्शन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, 50 का आंसर होगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 51, ए वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स वाइब्रेट्स इन इट्स सेकेंड ओवरटोन, दैट मीन्स थर्ड हार्मोनी। क्वेश्चन बोला है टोटल नंबर ऑफ नोट्स फॉर्म्ड अलोंग द वायर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ नोट्स बोला है। तो देखो यहाँ पे ये है सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, करेक्ट। सेकेंड ओवरटोन मतलब एन इज इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक, या सेकेंड ओवरटोन मतलब एन इज इक्वल टू 3 होता है। तो एन का वैल्यू अगर 3 होता है, आप समझ लो ना कि अगर कोई अगर स्ट्रिंग को, वायर को अगर स्ट्रेच कर दे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एन डिस्टिंक्ट लूप बनाता है, ठीक है, या एन एंटीनोड्स बनाता है। मतलब सोचो अगर ऐसे वायर को, दो रिजिड सपोर्ट है, इसमें एक वायर को मैंने बांध दिया है, तो सोचो इस केस में कितने लूप बनाएगा, इस केस में बनाएगा इतने लूप। तो इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर 1 2 3 4 मतलब जितना हार्मोनिक होगा उतने लूप्स होंगे। सो जो 4 अगर लूप्स हैं तो इस केस में, अच्छा हम लोग 3 ही ले लेते हैं ना, हम लोगों का आंसर में 3 ही आया था, तो हम लोग 3 ही लेके करते हैं। सोचो ये दो रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे लूप्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, तो 3 लूप बनेंगे, एन इजिकल टू क्या है 3। अच्छा, अब 3 अगर लूप है, अब देखो ये पॉइंट क्या है, नोड्स है, तो ये नोड्स कितने हो रहे हैं, नोड्स आपका 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4 नोड, मतलब नोड्स क्या होगा, इनके साथ +1 हो जाएगा, मतलब आंसर होगा C4। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, इन +1 दैट मीन्स 4। ओके, अगर एंटी नोड्स पूछता तो 3 होता। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला है कि द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड्स
फ्लूइड्स का किसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, आपको याद रखना है प्रेशर के ऊपर, ठीक है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड, क्योंकि वी का फॉर्मूला होता है रूट ओवर गामा पी बाई रो। यहाँ पे आपको पी दिखाई दे सकता है बट एक्चुअली पी बढ़ाने से रो भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसे होता है कि दोनों का रेशियो सेम रहता है, तो याद रखना ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 53, two sound waves of slightly different frequencies exhibits a beat frequency of 5 Hz. If one wave has frequency 256, then the frequency of the other wave क्या होगा, ये निकालने बोला है। तो एक्चुअली एक है 256, ठीक है, अब 5 बीट्स कर रहा है, तो या तो ये आपका 256 प्लस 5 होगा या 256 माइनस 5 होगा। माइनस 5 करोगे तो 251 आएगा, और प्लस 5 करोगे तो आ जाएगा 261। तो या तो 251 होगा या तो 261, तो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। The acoustic Doppler effect exhibits an apparent drop in frequency when क्या होगा 54 का ऑप्शन, when the source moves away from the stationary observer। ठीक है, ये आपको करवाया हुआ है। इसके लिए अगर आप फॉर्मूला आप याद रखना चाहो तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ नॉट है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वी है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वी नॉट, और वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। क्लियर। तो अगर एपरेंट ड्रॉप होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब फ्रीक्वेंसी अगर घट जाता है तो क्या होगा, या तो ऊपर माइनस बैठेगा, ठीक है, या तो नीचे प्लस बैठेगा। अब मतलब दोनों ही केस में क्या होगा, या तो सोर्स दूर जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी का ड्रॉप तभी होता है जब दोनों में डिस्टेंस इंक्रीज होता है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ता है। तो ये सी में ही दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, बाकी तीनों में पास आ रहे हैं, बट पास आने से फ्रीक्वेंसी ड्रॉप नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी घटता कब है, जब दोनों दूर जाते हैं। Question number 55, the kinetic energy of a simple harmonic oscillator at a displacement x from its mean position is proportional to, क्या होगा इसका आंसर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स है डिस्प्लेसमेंट, ए है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके। Question number 56. The electric potential at a distance r from a point charge q in free space varies as, तो आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, ये होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट q बाई r। दैट मीन्स v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ऑप्शन ए is the correct answer. Question number 57. The magnitude of the electric field just outside the surface of a charged conductor of arbitrary shape with local surface charge density sigma is, तो फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई इप्सिलॉन। ओके, ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। Question number 58. A parallel plate capacitor is connected to a battery and fully charged. If the dielectric slab is inserted between the plates while battery remains connected, then what will happen? तो देखो, तो इस केस में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब, सोचो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इस ये इंसर्ट किया गया वाइल द बैटरी स्टिल कनेक्टेड, ठीक है, तो बैटरी अगर कनेक्टेड रहेगा दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या होगा, ये कांस्टेंट रह जाएगा। तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ओके। अब इसका याद रखना बाकी केस में या इस केस में क्या होगा, स्लैब इंक्रीज करने से जो कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होता है, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज भी नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इस केस में, देखो अब सिंपली देखो एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो ऑब्वियसली सी वी इंक्रीज होगा और वी अगर कांस्टेंट रहता है तो ई ऑब्वियसली क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगा। तो इस केस में ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
energy of an electric dipole of dipole moment p is placed in an uniform electric field E is minimum when the angle between p and E is what। तो इस केस में देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। तो अगर थीटा अगर आपका जीरो हो जाए तो यू हो जाएगा माइनस पी जो कि है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यही है आपका मिनिमम वैल्यू, आपको मिनिमम पूछा है तो ऑप्शन ए आपका इधर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। A wire of resistance R is melted and recast to half of its original length. The new resistance will be what? तो R डैश क्या होगा, नया जो होगा वो पहले वाले का हाफ हो जाएगा, R/2। करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग हाफ इंटू आर लिख सकते हैं। ओके, आई एम ओरिजिनल लेंथ, आई एम रियली सॉरी, इसको एक बार मैंने गलती कर दिया। जो लेंथ है एल डैश वो क्या है, पहले वाले का हाफ है। करेक्ट। अब एक्चुअली क्या होता है इस केस में, ये हो गया, दैट मीन्स ये एन एल लिख सकते हैं। ठीक है, एन क्या है, एन है हाफ। अगर लेंथ को एन फैक्टर से चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वो एन स्क्वायर फैक्टर से चेंज होता है। तो एन है हाफ, तो ये हाफ स्क्वायर इंटू आर, मतलब ये हो जाएगा R/4। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, ये होगा कॉपर। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है किसके लिए, मेटल्स के लिए। तो इसमें मेटल कौन है, मेटल है सिर्फ कॉपर। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर, और कार्बन है नॉन मेटल। तो ये है सिर्फ कॉपर ही क्या है, इसमें मेटल है। 62, 62 देखते हैं। 62 क्या बताता है, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग लेंथ विथ 60 centimeter. When a shunt resistor 2 ohm is connected across the cell, the balancing length drops to 40 centimeter. क्वेश्चन पूछा है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होगा, ये पूछा है। देखो इस केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विथ अ पोटेंशियोमीटर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस ऑफ द शंट L1/L2 माइनस 1। अब फॉर्मूला में L1 कितना बैठाएंगे, L1 है 60 सेंटीमीटर, L2 है 40 सेंटीमीटर, और RS कितना दिया हुआ है 2 ओम। अब वैल्यूज पुट करेंगे, करके आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 2। वो होगा क्या, 2, और नहीं सॉरी 2 नहीं होगा, इसका कैलकुलेशन कर लो। ये होगा आपका 2, 6/4 माइनस 1, 3/2। तो ये 1 ओहम आ जाएगा। ये 5 बोल के कुछ नहीं है, हाँ ये ओहम है। तो 1 ओहम आपका बी करेक्ट आंसर है। तो कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, आपको याद रखना होगा ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 63, 63 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कैरिंग ए करंट आई विथ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाई विच फॉर्मूला। तो सोलिनॉइड के लिए आपको यहाँ पे लॉन्ग सोलिनॉइड है, तो फॉर्मूला होगा सिंपल म्यू नॉट एन आई। ओके, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ए करेक्ट जाएगा। Question number 64. A charged particle moves in a circular path inside a uniform magnetic field. The time period of its revolution is completely independent of its। देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस केस में होता है 2πm/q। तो इसमें देख रहे हो मास है, चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, बट स्पीड कहीं नहीं है, तो ये स्पीड के साथ इंडिपेंडेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल है, फॉर्मूला पुटिंग है, ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। 65, two straight long parallel wires separated by a distance r carries equal current I in the same direction। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम डायरेक्शन। बोला है मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम क्या होगा। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है μ0/4 टू I1 I2/r। ओके, अब दोनों में ही आई सेम है, तो ये हो जाएगा μ0, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2πr, और ये हो जाएगा I²। सो ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। अब आप बोलोगे अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ए और बी ऑप्शन में दोनों ही वैल्यू सेम है।
दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। इसलिए सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। द करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड experiences a maximum torque when plane of the loop is maximum torque। देखो टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू होता है एम वी साइन फाइव। एम वी साइन फाइव। फाइव इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मोमेंट, करेक्ट। अब आप देखो, अगर आपका यहाँ पे अगर फाइव 90 डिग्री हो गया तो टाउ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, करेक्ट। टाउ क्या होगा, मैक्सिमम। ये देख के आप सीधा बैठा दोगे कि 90 डिग्री, करेक्ट, परपेंडिकुलर बैठा दोगे, बट नहीं। यहाँ पे आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में करंट इनटू एरिया आता है, करेक्ट। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं जो फाई है वो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब क्लियरली ये एरिया अगर हुआ, ये अगर एरिया हुआ, ठीक है, ये एरिया का ए वेक्टर ये हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ओके, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा, करेक्ट। तो करंट कैरिंग लूप placed in a uniform magnetic field experiences a magnetic torque, then plane of the loop, plane of the loop क्या होगा, प्लेन ऑफ द लूप होना कैसा चाहिए, देखो इस केस में तो बी और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा अगर ऐसा केस हो। तो ये केस हो रहा है परपेंडिकुलर वाला जिसमें आपका 0 डिग्री आ रहा है, मतलब ये 0 हो जाएगा, बट आपको मैक्सिमम चाहिए तो आपको कैसे बैठाना पड़ेगा, ये ऐसे, ये एरिया हो गया और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, ओके। तो इस केस में एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। दैट मीन्स आपको पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड बैठना होगा। तो ये जो एरिया है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पैरेलल होगा। इस केस में आपका फाई 90 डिग्री आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अबव इट्स पूरी टेम्परेचर बिहेव्स एज, कैसे बिहेव करता है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी सी। फॉर्मूला क्या है, काई इज इक्वल टू सी बाई टी माइनस टी सी। काई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ओके, टी सी है पूरी टेम्परेचर, पूरी टेम्परेचर। 67 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब 68 देखते हैं। द वेव फ्रंट ड्यू टू अ सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी, आपको पता है इन्फिनिटी से जो रे आते हैं वो सब पैरेलल होते हैं, और पैरेलल रेज के लिए वेव फ्रंट जो बनेगा वो प्लेन बनेगा, करेक्ट। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी प्लानर। क्वेश्चन नंबर 69, व्हेन ए वेव अंडरगोज ए रिफ्लेक्शन एट इंटरफेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन इसका देन द चेंज इन इट्स फेज, ओके, ये फेज होगा। फेज का चेंज कितना होगा, फेज का चेंज होता है पाई। क्या होगा आंसर, पाई। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द करंट डेंसिटी ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज गिवन बाय, देखो नॉर्मली करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी डी ई एन ए होता है, और करंट डेंसिटी जे होता है आई बाई ए, दैट मीन्स वी डी ई एन, दैट मीन्स एन ई वी डी ऐसे ही लिख देते हैं, तो डी करेक्ट होगा, ओके। Next question number 71. The coil of a moving coil galvanometer is wound over a metal frame in order to provide electromagnetic damping. D is the correct answer. Question number 72. 72 है the core component of an electromagnetic wave that oscillates in phase with the electric field vector E is. तो इसका आंसर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर E। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ऑसिलेट करता है, और ये ई और बी सेम फेज में होता है, ओके, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड फोटोन एनर्जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड फोटोन एनर्जी होता है गामा रेज का, ठीक है। गामा रेज का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, और जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा उसका
आपका एनर्जी, फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो एनर्जी भी ज़्यादा होगा। 74 देखते हैं। 74 है, द टोटल एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज इज गिवन बाय। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर सम दोनों का निकाले, दोनों का इंडिविजुअली अगर बोले, देखो अगर जो टोटल डेंसिटी यू है ये सम ऑफ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का। अब ये होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ये होता है बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट, ये मैंने बताया था आपको क्लास में। अब देखो ये और ये एक्चुअली सेम होता है। अब देखो तो हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको भी आप हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर लिख लो, तो इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, an electron is accelerated through a potential difference of 100 वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगा ये निकालना बोला है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है Q इंटू वी। Q कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना कूलम, और V कितना है 100, तो आपका ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻17 जूल आ जाएगा आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नहीं इधर सी तो आ रहा है बट यहाँ पे बी में देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी करेक्ट है। कैसे, काइनेटिक एनर्जी में क्यू और वी है। अब एक काम करो, क्यू को वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये वोल्ट हो जाएगा 100 वोल्ट, मतलब ये अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में लिखोगे तो 10 ईवी आएगा। तो बी भी करेक्ट आ रहा है, मतलब दोनों ही सही है, मतलब बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 76. The five identical capacitors of each capacitance C are connected in a classical balanced Wheatstone bridge configuration. The equivalent capacitance across the interval क्या होगा ये निकालना है। तो बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज अगर हुआ तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये चार कैपेसिटर रहेंगे, जिसमें से आप देखोगे ये C1, C2, C3, C4। अब ये C1 और C2 ये एक साथ होंगे सीरीज में, और ये C3 और C4 भी सीरीज में होंगे। और तो पहले इनका निकाल लेते हैं। C1 C2 का जो सीरीज आएगा दोनों सेम है, तो C दोनों का ही एक्चुअली चारों सेम वैल्यूज के हैं। अब कैपेसिटेंस का अगर सीरीज में हो तो आपका इक्विवेलेंट आता है, ऊपर दोनों के बदले इक्विवेलेंट आएगा C इंटू सी बाई टू सी, दैट मीन्स C/2, नीचे भी आएगा C/2। अब ये जो C/2 आया ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका जो आंसर आएगा C/2 प्लस C/2 ऐड करना है, दैट मीन्स सी आपका करेक्ट आंसर आएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, the electric field intensity inside a uniformly charged solid non-conducting sphere of radius r at a distance small r from its center is proportional to। तो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, देखो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसका आपको थ्योरी पता होना चाहिए। अगर ये सॉलिड है तो सॉलिड के केस में क्या होगा, अंदर कोई इनसाइड पॉइंट में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला होता है रो आर बाई 3 इप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स ई इज प्रोपोर्शनल टू आर, तो ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। 78, the shunt resistance required to allow 10% of total main current to pass through the galvanometer of resistance G is क्या। तो देखो गैल्वानोमीटर अगर G होता है, इसका रेजिस्टेंस G है, और शंट को हम लोग लगाते हैं पैरेलली जिसका वैल्यू होता है बहुत कम। अब गैल्वानोमीटर के अंदर करंट सोचो जा रहा है IG, और शंट के अंदर करंट जा रहा है IS, टोटल करंट है I। अब शंट के अंदर करंट कितना होगा, I माइनस IG करो तभी हो जाएगा। दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस गैल्वानोमीटर जो कि है आई जी इंटू जी इज इक्वल टू क्या होगा, शंट के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, ये दोनों सेम होगा, आई माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा। ओके, अब बोला है कि 10% ऑफ टोटल करंट गैल्वानोमीटर से जाएगा, तो आई जी एक्चुअली क्या है, ये है 10%, मतलब 10/100 ऑफ आई, तो ये हो जाएगा 0.1 आई। तो आई जी के बदले 0.I बैठा दो, तो 0.1 आई
इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस 0.1, सॉरी यहाँ पे आई आएगा और ये हो जाएगा एस। सर अब आपको देखो आई कॉमन लेके कट गया तो 0.1 इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8.9 आ जाएगा, ये एस आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू जी बाई 9 आपका आ रहा है करेक्ट आंसर एक। कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। वर्क डन बाय ए स्टैटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑन एनी मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज, तो कितना होगा, इसका आंसर जीरो आएगा, इसका आंसर जीरो आएगा। देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस, ठीक है। अब ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जिधर होगा उधर तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो v और अगर इफ में एंगल अगर परपेंडिकुलर हो, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इस इफ कॉस परपेंडिकुलर मतलब cos 90 का वैल्यू जीरो आता है, तो वर्क डन भी क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी जीरो आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर p is vertically splits into two identical plano-concave lens. Power of each part क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे ये करके दिखाया हुआ है कि ये प्लेनो कॉन बाई कॉनकेव है, इसको तोड़ोगे तो दो प्लेनो कॉनकेव आएगा। अगर इसका फोकल लेंथ एफ है तो इसको वर्टिकली ऐसे कट करने से फोकल लेंथ डबल हो जाता है। ओके अब सोचो फोकल लेंथ डबल होने से पावर हाफ होता है। अगर ये पता है तो सीधा आप बोलोगे p/2 होगा आंसर, बट अगर नहीं पता है तो ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तो ये अगर पहले वाले का अगर पावर इज इक्वल टू 1/f हुआ, कटिंग करने के बाद दोनों का इंडिविजुअली पावर है p डैश, कोई एक का p डैश क्या होगा 1/2f, मतलब p/2 हो जाएगा। तो सिंपली याद रखना, अगर वर्टिकली कट करो तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, और पावर क्योंकि फोकल लेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो पावर हाफ हो जाता है। क्लियर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81, 81 क्या बता रहा है क्वेश्चन, ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20, फोकल लेंथ है 10, इमेज डिस्टेंस निकालने बोला है। तो बस सीधा फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लो। इसमें v का वैल्यू आपको निकालना है, u है -20 और फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ आपका होगा 10, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको सॉल्व करो करके v का आंसर आपका आ जाएगा। v का आंसर क्या आएगा, v का आंसर आएगा +20। तो u है माइनस, v है प्लस, मतलब ये तो रियल इमेज नहीं बनेगा, ये बनेगा 1 सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस है, आई एम रियली, ये लेंस है ना, तो एक बार ड्रॉ करते हैं। तो अगर u इधर है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये होगा इमेज डिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये बनेगा रियल इमेज, रियल इमेज लेंस के लिए रियल होगा अगर दोनों ऑपोजिट साइड के होता है। अब मैग्नीफिकेशन निकाल लो, मैग्नीफिकेशन होता है v/u, मतलब ये होगा 20 आपका 20 विद अ नेगेटिव साइन, मतलब -1। -1 जब होता है दैट मीन्स सेम साइज हो रहा है, तो सेम साइज किस में है, ऑप्शन बी में है, तो रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। Question number 82. The focal length of a thin convex lens of refractive index 1.5 is 20 centimeter in air. If it is fully immersed in water and the refractive index of water is given 1.33, then what is the new focal length, निकालना है हमें, यही क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला अगर इन एयर, पहले हम लोग एयर के लिए लिखेंगे, तो एयर में क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन एयर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मतलब ग्लास, जी फॉर ग्लास, बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1, 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 और 1/r2 है रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब ये फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है एयर में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एयर में, करेक्ट। तो सिंपली हम लोगों को कितना मिलेगा, 1, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस का, ये +20 होगा, इज इक्वल टू एन जी, ये है 1.5, एयर का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, -1। अब ये जो है 1/r1 माइनस 1/r2, इसको हम लोग के पकड़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू 1/20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.5 के। तो इधर से k इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/10। के मतलब क्या है, ये जो है ये वाला को हम लोग के लिया है, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर वाटर में इमर्स करें तो क्या होगा, तो आप देखो, व्हेन फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर, अगर लेंस को फुल्ली इमर्स कर दिया वाटर का, जहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3। तो वापस सेम फार्मूला में हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग का एफ डब्ल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 और इंटू के। अब के का वैल्यू आप पुट कर सकते, के का वैल्यू कितना निकला है 1/10। अब आपको सब वैल्यूज़ दिया हुआ है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इस इधर से कैलकुलेशन करके फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन वाटर इज इक्वल टू आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन आई होप आप कर लोगे। तो ऑप्शन क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था 82 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द फेनोमेनन ऑफ मिरेज, या बहुत जन इसको मिराज भी बोलते हैं, सीन इन हॉट डेजर्ट इज प्राइमरली कॉज्ड बाई। तो आपको ये पता है, इसका बहुत ही सिंपल सा है, ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 84, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज आई। द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3, कितना इंटेंसिटी होगा ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको फेज डिफरेंस फाई और पाथ डिफरेंस डेल एक्स के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, ये है रिलेशन। वेयर लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ, करेक्ट। अब बोला है अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो ओके, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो इंटेंसिटी कितना होगा, आई होगा, इतना दिया हुआ है। तो पाथ डिफरेंस मतलब इसको पाथ डिफरेंस लैम्डा हम लोगों का अगर फाई कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस ये आ जाएगा 2π/λ इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये किसके लिए, पाथ डिफरेंस लैम्डा के लिए। अगर इफ़ डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, तो पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π। ओके, फेज डिफरेंस आ गया 2π। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, फेज डिफरेंस 2π के लिए फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला है। तो आई मैक्स ऐसे ही लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर फाई कितना है, फाई है हम लोगों का इस केस में, फाई हो गया 5/1 मतलब 2π। तो ऊपर 2π नीचे 2 मतलब कितना आ गया, ये 2 गया कॉस पाई। अब कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, तो कॉस स्क्वायर पाई का वैल्यू हो जाएगा +1, मतलब आई हो जाएगा आई मैक्सिमम, ठीक है। तो आई एक्चुअली क्या हो गया, आई मैक्सिमम आ गया, इतना समझ में आ गया। अब बोला है कि अगर अगर पाथ डिफरेंस λ/3 हो तो इंटेंसिटी कितना होगा। तो इस केस में इंटेंसिटी सोचो आई डैश है, आई डैश इज इक्वल टू आई मैक्स, वापस फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर 5/2, फॉर्मूला यही है, ओके, फॉर्मूला यही है। अब इस फॉर्मूला में क्या है, आई मैक्स कितना होगा, आई होगा, फाई निकालना ज़रूरी है। तो फाई कैसे निकलेगा, वापस यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/λ इंटू λ/3, तो लैम्डा लैम्डा गया, आ गया 2π/3, ओके। 2π/3 होता है 120 डिग्री। अब आपको पता है कि कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -½ तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 120, ओ आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 5/2 है, करेक्ट। तो ये गलत हो गया मेरा, यहाँ पे आपका है कॉस 5/2 मतलब ये आ जाएगा कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है ½ तो कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4, करेक्ट। तो देयरफॉर इंटेंसिटी आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू 1/4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, I/4 आ गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। आई होप ये समझ में आ गया। यहाँ पे दो फार्मूला यूज़ हुआ है। एक फार्मूला है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का, जहाँ पे फाई है पाथ डिफरेंस और आई एम रियली सॉरी, फाई है फेज डिफरेंस और डेल एक्स है पाथ डिफरेंस, ठीक है। और एक फार्मूला यूज़ किया है ये वाला, इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ये सब क्वेश्चंस आप टफ लेवल के क्वेश्चन समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए क्लीन ग्लास प्लेट एट ए पोलराइजिंग एंगल, जिसको हम लोग ब्रूस्टर्स एंगल बोलते हैं। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, तो ब्रूस्टर्स रिफ्लेक्शन इसमें क्या होगा, अगर ऐसा होता है इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये इंसिडेंट रे है, ये पर्टिकुलर अगर ब्रूस्टर्स एंगल है तो क्या होगा, आपको दो लाइट्स मिलेंगे यहाँ पे, एक हो गया रिफ्लेक्टेड और एक हो गया रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड जो आएगा, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में, ये 90 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 86, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैन बी इफेक्टिवली एनहेंस्ड बाय इंक्रीजिंग दी। तो देखो रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है d बाई 1.22 लैम्डा। तो यहाँ पे d क्या है, d रिप्रेजेंट करता है डायामीटर, ओके, डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, करेक्ट। तो अब आप कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हो, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि कैन बी इंक्रीज्ड बाय इनहेंस्ड बाय इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली डायामीटर आप इंक्रीज करोगे तो रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो डी अगर इंक्रीज करोगे तो रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होगा। 87 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन बोला है कि दी ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मायोपिया को बोलते हैं नियर साइटेडनेस, मतलब पास वाला चीज़ तो देख सकता है लेकिन दूर का चीज़ देखने में दिक्कत होता है, ठीक है। यूजेज ए करेक्टिव लेंस जिसका पावर कितना है 2.5 डायप्टर, माइनस साइन है। नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, देखो एक तो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव पावर है, तो पावर इज इक्वल टू अगर -2.5 है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू आएगा -1/2.5, -1/2.5 करने से आएगा आपका -0.4 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कर दो तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर विद अ नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन आपको क्या बताता है कि ये कौन सा लेंस है, ये है कॉनकेव लेंस, ओके। और ये बताता है आपका फोकल लेंथ, तो एफ आपका आ गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 88 देखते हैं, व्हेन ए वेव अंडरगोज रिफ्रैक्शन इनटू अ डेंसर ऑप्टिकल मीडियम इट्स वेलोसिटी एंड वेवलेंथ चेंजेस एज। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू सी, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ओके ओके। और ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो n क्या है, n है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। व्हाट इज n, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इतना समझ में आया होगा आपको। अच्छा, तो जब वो डेंसर मीडियम में आता है, रेयरर से डेंसर मीडियम में आता है, तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वेलोसिटी डिक्रीज होगा, देखो सिंपल सा है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है, अब फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, तो ऑब्वियसली लैम्डा भी डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी, बोथ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 89, a distinct single slit diffraction pattern is observed when the width of the slit is, क्या होगा, इसका आंसर आपको पता होगा कि when slit आपका कंपेरेबल होगा वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, which of the following properties of light waves confirms their transverse wave nature। तो ट्रांसवर्स वेव नेचर आपको समझाता है पोलराइजेशन, ओके, पोलराइजेशन एक्सप्लेन करने के लिए आपको ट्रांसवर्स वेव नेचर का ही जरूरत होता है। Question number 91. In a photoelectric effect experiment,
द स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 varies with frequency nu of the incident light. The slope of the stopping potential versus frequency graph is equal to. तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, H/E न्यू माइनस फाइव जीरो बाई, ये फॉर्मूला आपको याद है होगा, आई होप। ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है पहले भी, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब अगर वी नॉट और न्यू के बीच में ग्राफ करेंगे तो ये कैसा इक्वेशन होगा, स्ट्रेट लाइन का एम एक्स प्लस सी। सी कितना होगा, सी होगा माइनस फाइव नॉट बाई, और यहाँ पे न्यू है आपका एक्स, तो एच बाई ई है आपका एम, और एम क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट जाएगा, ऑप्शन जाएगा सी, दैट इज एच बाई ई। क्वेश्चन नंबर 92, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए थर्मल न्यूट्रॉन। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ थर्मल न्यूट्रॉन, जस्ट अ सेकेंड, वन सेकेंड, thermal neutron at absolute temperature T is inversely proportional to, किसके साथ inversely proportional है, तो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू होता है h बाई रूट ओवर 3m/kBt। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब इस फॉर्मूला में अगर आपने ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम है मास, के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ऑब्वियसली लैम्डा किसके साथ प्रोपोर्शनल है, 1/√T। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, according to Bohr model of hydrogen atom, the total energy of an electron in its nth stationary orbit is proportional to। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि nth ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है, 13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑब्वियसली ई एन किसके साथ वेरी कर रहा है, 1/n² के साथ, मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज रिलेटेड टू ए डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा कौन से एक्सप्रेशन से मिलता है। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या होगा, ऑप्शन ए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई लैम्डा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ln2 बाई लैम्डा। लैम्डा है आपका डी के कॉन्स्टेंट। अब चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में। व्हेन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल, बीटा माइनस, इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर कैसे चेंज होगा। देखो जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो आपका बीटा माइनस पार्टिकल, तो z क्या होता है, इंक्रीज होके z+1 बन जाता है, और a क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। ये बीटा माइनस के लिए है, तो इसका आंसर होगा ए। 96 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज सच एज फॉस्फोरस और आर्सेनिक टू ए प्योर इंट्रिंसिक सिलिकॉन क्रिस्टल क्रिएट्स एन। देखो पेंटावेलेंट आप डालोगे तो क्या बनेगा, पेंटावेलेंट डालोगे तो इन टाइप बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये इजी था। अब 97 में चलते हैं। ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूटिलाइजिंग 2 पीएन जंक्शन डायोड्स हैज एन एसी इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। द फंडामेंटल रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेक्टिफाइड डीसी आउटपुट क्या होगा, ये निकालना है। देखो फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, नॉर्मली जो वेव होता है ऐसा वेव होता है। जब इसको फुल वेव रेक्टिफायर इसको रेक्टिफाई करेगा तो ये कैसे बन जाता है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो अब देखो इसको, इसका अगर फ्रीक्वेंसी अगर एफ हो तो इसका फ्रीक्वेंसी 2f हो जाता है, ठीक है। मतलब इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, पहले वाला का अगर 50 है तो इसका आ जाएगा 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, द बुलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी, ऑब्वियसली बहुत सिंपल, ये कौन सा गेट को रिप्रेजेंट करता है, और गेट, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, द क्लीन न्यूक्लियर रिएक्शन दैट पावर्स द सन एंड द स्टेबल स्टार्स कंबाइनिंग लाइट न्यूक्लियर इनटू हेवी। देखो लाइट से हेवियर कौन सा में आएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, बहुत ही सिंपल सा था। और हेवी से लाइट न्यूक्लियर फिशन, बड़ा होगा तो वो टूटेगा, तो फिशन, फिशन मतलब टूटना, फ्यूज करना मतलब जोड़ना। तो लाइट न्यूक्लियर जब हेवी में कन्वर्ट होगा ना, लाइट से हेवी आएगा, तब आपका क्या होगा, फ्यूजन होगा। ये 99 क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन रिक्वायर्ड टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ मेटल सर्फेस इज कॉल्ड, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी अगर हो तो ऑब्वियसली
एमिशन होगा, बट इसके नीचे हो तो नहीं होगा। तो इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज को हम न्यू नॉट से एक्सप्रेस करते हैं। इसी के ऊपर अगर होगा तो ही होगा। तो ये क्या है, ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये था 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।